कदीम तरीन फनून में एक फन पुतली तमाशा है हाँ जी। जिसे थिएटर ही की एक किस्म तस्वुर किया जाता है। इसकी तारीख 3000 साल कबल मसीह तक फैली हुई है। अच्छा, यूनान में तख्लीक पाने वाले इस फन ने दुनिया भर में फनकार और अपने चाहने वाले पैदा किए। जी जी। अच्छा, पाकिस्तान में इस फन को थिएटर पर रफी पीर साहब ने और टेलीविजन पर फारूक कैसर साहब ने पेश किया। वाह। जनाब फारूक कैसर साहब, सर तशरीफ रखिए। जी मेहरबानी जनाब। क्या बात है जी। पाकिस्तान के मारूफ मिजाह निगार जिन्होंने कपड़े के बने हुए पुतलों के जरिए मिजाह पेश किया, जी। कार्टून के जरिए इस फन की आबियारी की। वाह। आज की दुनिया में एनिमेशन की आर्ट की बुनियाद यही फन है। और फिर पाकिस्तान में आप इस फन के मास्टर थे। क्या बात सर, उस्ताद उस्ताद। जी जी, यानी इंतहाई उम्दा प्रोड्यूसर, हिदायतकार, सदाकार, कॉलम निगार, कहानी नवेश, खाका निगार और बेहतरीन उस्ताद। क्या तो बस 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 फरीद साहब, आगे तो यही बनता है कि मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, मैं तो जनाब सारी जिंदगी आर्ट का स्टूडेंट रहा हूं बस। नहीं नहीं सर जी, आप तो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी थे। बस ये कलियां दा रौला थानू जो दस रहा है ये मोहब्बत है। बाकी मैं तो आपको सच्ची बात यह है कि सारी जिंदगी सीखने के अमल में ही रहा हूं। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐ ਵੇਖੋ ਗੋਗਾ। ये भी तेरी भूल फहमी है। सर जी तुसी भी लाहौरी ही हो? नहीं, अमानत मैं तो 31 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुआ था। जी। वालिद साहब चूंकि सरकारी मुलाजिम थे, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मैं मुकीम रहा हूँ। अच्छा। बचपन मेरा कोहाट और पेशावर में बसर हुआ है। वाह, मैट्रिक मैंने पेशावर से और FA कोयटा से किया, क्या कहने। फिर लाहौर मुंतकिल हो गया। तो सर फिर आर्ट की दुनिया में लाहौर आके कदम रखा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट के लिए अंदर वो जज्बा बचपन से ही होना जरूरी है जो कुछ नया करने पे उकसाता रहे। सही। अदब, आर्ट, मौसीकी एक ही नदी के मुख्तलिफ झरने हैं ये। मैंने इस आर्ट को अपने अंदर महसूस किया और इसीलिए साइंस की बजाय आर्ट का शोबा चुना है। सही। यहाँ लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, जी। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की अच्छा। और फिर एक मुख्तसर सी दस्तावेजी फिल्म बनाई। अच्छा। वैसे ही वो जो बचपन की कोशिश एक होती है। जी जी। फिर 1971 में मेरी उस्ताद सलीमा हाशमी साहिबा ने मुझे टेलीविजन के कठपुतली शो अक्कड़ बक्कड़ में शामिल किया। वाह। और मुझे फिर शुएब हाशमी साहब, मुनिज़ा हाशमी साहिबा और फैज़ अहमद फैज़ साहब जैसे बड़े लोगों से बहुत कुछ सीखने को, देखने को मिला। क्या? तो मैं समझता हूँ कि ये जो आर्टिस्ट होता है वो तो सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहता है। क्या कहने। सीखने का अमल जारी रहे तो आर्ट जो है वो जिंदा रहता है। वाह जी वाह। सीखने का अमल रुक जाए तो ये आर्ट भी रुक जाता है। हाय। सर, वो क्या शो था अक्कड़ बक्कड़? जी हाँ फरीद साहब, ऐसा तो फिर काम कोई कर ही नहीं सका। बल्ले बल्ले। आपको याद होगा वो शो, उसका मकसद जो था ना जी, वो एक अमरीकी तफरीही और तालीमी शो था, जी। सेसमे स्ट्रीट। जी जी, मुझे याद है वो शो, मैंने देखा हुआ है, बड़ा पॉपुलर था वो शो। और सर, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि सेसमे स्ट्रीट के खालिक जिम हैंसन ने ये कहा था कि फारूक कैसर पाकिस्तान के जिम हैंसन है। वाह 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 वाह। जी जी, इसमें कोई शक ही नहीं सर। जी हाँ, उसी शो का पाकिस्तानी वर्जन बनाना था जी वो। तो फिर मैंने कठपुतलियों पे काम शुरू कर दिया। अच्छा। अब कठपुतलियां जो है नी जी, वो गैर सियासी होती थी। उनसे ज्यादा सोशल हवाले से लोगों को एजुकेट किया जाता था। अब तो सियासत चढ़ गई है ना जी प्रोग्रामों में। हाय।
सर जी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्रोग्राम कलियां में शामिल हो जाता। तुम फिक्र ना करो, तुम यहाँ बैठे हुए भी पुतली लग रहे होते। ਉਹ ਵੈਸੇ ਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮਫਲਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ। कि मैं तो ये कहूंगा कि उस वक्त आप लोग मुझे मिल जाते तो मुझे पुतलियां बनाने में इतनी मेहनत ना करनी। देखे ना, बिल्ट इन नेचुरल हैगा रौला, अंकल सरगम, मासी मुसीबते। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੌਨੀ ਪਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। फारूक साहब 1976 में आपने अपना कठपुतली शो कलियां लिखा और डायरेक्ट किया। जी हाँ, इस शो ने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि आज तक कोई भी शो इसके करीब भी नहीं फटकता सर। जी हाँ, वैसे तो वो सारे किरदार जो थे वो ख्याली मैंने तख्लीक किए, जी मगर जो अंकल सरगम की पुतली थी ना जी, हाँ जी वो मैं जब रोमानिया पढ़ने के लिए गया तो वहाँ मेरे एक उस्ताद थे बड़े प्यारे। मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए उनकी शक्ल का वो बनाया अंकल सरगम। अच्छा। या और वो अंकल सरगम जो है वो उसके पीछे मेरी अपनी आवाज़ थी, जी जी क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये एक आम पाकिस्तानी का किरदार है जिसे हर मिडिल क्लास पाकिस्तानी के जज्बात को बयान करना है, और वो ऐसी बातें कह जाता था कि जिसका इजहार आम आदमी करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। हाँ जी तो हमारे यहाँ जुबानबंदी भी है ना जी। जी जी। तो वो मैंने बस बच बचा के जो आम आदमी के जज्बात थे वो पेश करने की कोशिश की जी और उसमें मैंने कभी नसर का सहारा लिया, कभी शायरी का, और इसी तरह बस वो अंकल सरगम तो बहुत ही फिर पॉपुलर हुआ चूंकि वो आवाम की आवाज थी। क्या जी उस्ताद जी अंकल सरगम तो ऐसा लोगों के दिलों में घुसा था कि हर मोहल्ले में अंकल सरगम हो गया था। जी हाँ जी हाँ, वो इसीलिए अमानत वो चूंकि आम आदमी के मसाइल बयान करता था जी इसलिए वो आम आदमी का बड़ा पसंदीदा हो गया। जी हाँ। हाँ जी और मजे की बात यह है कि वो बच बचा के जो बात कर जाता था उस पर कोई एतराज भी नहीं करता था। अच्छा, उस हवाले से मैं आपको एक और बड़ी अजीब बात याद करवाऊं। जी जी इसका नाम मैंने प्रोफेसर सरगम रखा था, अच्छा क्योंकि मैंने रोमानिया वाले अपने प्रोफेसर साहब की वो शक्ल तख्लीक करने की कोशिश की थी, जी इसलिए मैंने प्रोफेसर सरगम ही नाम रखा। अच्छा। मगर वो पीटीवी वालों ने एतराज किया कि प्रोफेसर साथ ना लगाएं, इसलिए मैंने उसे फिर अंकल सरगम कर दी। वाह सर अंकल सरगम अक्सर हालात हाजरा की बात करता था। यहाँ वो उसमें यही था कि कभी सियासी खराबियों को डिस्कस करता था, हाँ कभी सोशल हवाले से हमारी जो गड़बड़ेशन होती है हाँ जी उसको वो डिस्कस करता था। जी मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के इलेक्शनों के दिनों में ही मैंने एक गजल लिखी जो अंकल सरगम के मुंह से लोगों ने सुनी। अच्छा अच्छा हाँ, सियासत के किसी खेल में इंसाफ नहीं है, आहा इमरान कभी शेर कभी इल्ताफ नहीं है, आहा सियासत नहीं है अब शरीफों का वतीरा, पीपी की हुकूमत का कोई गराफ नहीं है, करते हैं बलंडर तो मिल जाती है माफी, अवाम को कर्जा भी मगर माफ नहीं है, बहुत अच्छे। आज आए ना फिर फौज यही खौफ है तारी, हाय जमहूर का फ्यूचर भी कोई साफ नहीं है, वाह जी बहुत अच्छे। ना मुस्लिम इकट्ठे हैं ना लीगें ही इकट्ठी, हाय हुकूमत में कभी नून कभी काफ नहीं। वाह 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 वाह। फारूक साहब आपके प्रोग्राम्स में माशरे की मुख्तलिफ बुराइयों और खराबियों के ऊपर जिस मीठे अंदाज से तंज के नश्तर बरसाए जाते थे उसका लुत्फ ही कुछ और था और आज भी है। ये सियासी मंजरनामा उस वक्त भी वही था जो आज है। बिल्कुल। जी मुझे तो आज भी याद है फरूक कैसर साहब की वो नज़म मेरे अब्बू, इतनी शानदार नज़म थी। उस्ताद जी नज़म मेरे अबू भी अता हो। हाँ जी जी अमानत तुमने अता हो कहना सीख लिया है, फिर तो सुनानी पड़ेगी। वाह वाह। वो है जी, मेरे अब्बू ईमानदार, वाह नेक और सच्चे परहेजगार, हाँ रखते हैं चीजें दो चार, हाय हाय बंगला फैक्ट्री मोटर कार, आहा गांव में है उनकी जमीन, प्लाट शहर में है दो तीन, वाह इनकम टैक्स वालों से चोरी, घर में पोशीदा तजोरी, मेरे अब्बू ईमानदार, हाय
नेक और सच्चे परहेजगार। इनकम टैक्स वाले बेचारे आकर जाते हैं नाकाम। जेवर पैसा कार मकान सब कुछ है अम्मी के नाम।